बिल्कुल। और यहाँ पर आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन की महाहार हुई है। इससे बुरी हार, इससे करारी हार आज तक आज़ाद भारत के इतिहास में किसी और पार्टी की नहीं हुई। 2010 में भी आरजेडी की बिहार में हार हुई थी, लेकिन उस वक्त आरजेडी अकेले पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही थी। नीतीश कुमार की हुकूमत को सिर्फ 5 साल हुए थे और 2005 से 2010 के बीच में नीतीश कुमार ने बिहार को बदलने का काम किया था, बिहार को चमकाने का काम किया था। बिहार में एजुकेशन के मैदान में उन्होंने काम किया था, सड़कों पर काम किया था, दूसरे मैदानों में काम किया था। इसलिए 2010 में तमाम लोगों का नीतीश कुमार को वोट मिला, नीतीश कुमार को बम्पर जीत मिली और आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई। लेकिन नीतीश कुमार की हुकूमत को 2025 में 20 साल हो चुके हैं और 20 साल बाद आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 20 सालों बाद भी अगर आरजेडी सिर्फ 24 सीटें जीत पाती है, इससे ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर जीत पाती है। हालांकि मिलर टाइम्स के ताज़ा आंकड़ों को देखेंगे, जो हमारे लाइव कवरेज और अपडेट जारी है, तो आरजेडी फिलहाल 26 सीटों पर है, कांग्रेस 6 सीटों पर है, वीआईपी 0 सीट पर है, जिसको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया था, जिसके लीडर मुकेश सहनी को लेफ्ट की पार्टी 1 से 2 सीटें हासिल कर सकी। तो ये करारी हार महागठबंधन की हार है, यानी टोटल 34 सीटों पर महागठबंधन है। 2010 में कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो कम से कम 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस वक्त उससे भी बुरी हालत है। दूसरी तरफ बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी अकेले 90 सीटों पर जीत रही है, जेडीयू 84 सीटों पर है, चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर है, मांझी और कुशवाहा की पार्टी भी 4-5 सीटों पर जीत रही है। एनडीए को 202 सीटें मिल रही है, जो मिलर टाइम्स का ताज़ा आंकड़ा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी 6 सीटों पर चुनाव जीत रही है। पहली सीट अमौर की जीत चुकी है एआईएमआईएम, दूसरी सीट बहादुरगंज की जीत चुकी है, अमौर की सीट भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत चुकी है, जोकीहाट विधानसभा सीट भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत चुकी है। उसके अलावा बलरामपुर विधानसभा सीट भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत चुकी है। आदिल हसन आज़ाद भी अब एआईएमआईएम के बिहार में एमएलए बन चुके हैं और आदिल हसन आज़ाद मुकद्दर के सिकंदर निकले, किस्मत के धनी निकले और कांटे की लड़ाई में सख्त मुकाबले में सिर्फ 261 वोटों से उनको जीत मिली। बैसी विधानसभा सीट से भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार को यानी गुलाम सरवर को जीत मिल गई है। 2020 में मजलिस को सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली थी, इस मरतबा 20 सीटों पर माफ़ कीजिएगा, इस मरतबा 6 सीटों पर जीत मिली है और एआईएमआईएम बिहार में कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी और कांग्रेस से कहां चूक हुई, क्या गलती हुई, और ज़रा आइए उसको तफसील से समझते हैं। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में एक साथ यात्रा निकली थी, तो उस यात्रा में अवाम राहुल गांधी के साथ थी, कांग्रेस के साथ थी। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी कई मरतबा बिहार में यात्रा निकाली थी, लेकिन उस यात्रा को अवाम का समर्थन नहीं था, अवाम को सपोर्ट नहीं था। जब राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की यात्रा होती है, तो उस यात्रा को अवाम का सपोर्ट मिलता है, सड़कों पर लोग अपने घरों से निकलते हैं, मुकम्मल हिमायत मिलती है और ऐसा लगता है कि बिहार में अब सरकार बदलने वाली है, सत्ता पलट होने वाला है। लेकिन उसी यात्रा के दौरान जब पत्रकारों की तरफ से राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपकी सरकार बनेगी बिहार में, तो क्या तेजस्वी यादव को आप महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनाएंगे, और राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था, राहुल गांधी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। राहुल गांधी का कहना था कि वक्त आने पर फैसला होगा, भी फैसला नहीं होगा, और इस बात से आरजेडी की पूरी लीडरशिप नाराज थी, तेजस्वी यादव नाराज थे। दूरियां बढ़ गई। उसके बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक भी सभा नहीं हुई और चुनाव का ऐलान हो गया, दोनों में मतभेद जारी रहा। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ता रहा, तब अशोक गहलोत पटना जाते हैं, मोरिया होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और ऐलान कर दिया जाता है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम का चेहरा मुकेश कुमार सहनी होंगे। और सच्चाई यह है, ग्राउंड रियलिटी यह है कि बिहार की आवाम कांग्रेस और गठबंधन की सरकार जरूर चाह रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम के चेहरा के तौर पर नहीं देखना चाह रही थी। और पहले ऐलान करने का ही शायद ये नतीजा हुआ कि लोगों का वोट नहीं मिल सका। खासतौर पर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का जो ऐलान किया था आरजेडी ने, वो और ज़्यादा नुकसान फैसला साबित हुआ। दूसरा नुकसान या जो दूसरी गलती थी पूरे महागठबंधन की, पूरे अलायंस की, वो
वक्त रहते हुए उम्मीदवारों का फैसला ना करना। नॉमिनेशन फाइल करने से एक दिन पहले या कल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और उसकी रात में आरजेडी ने अपने कैंडिडेट का फैसला किया, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट का फैसला किया और महागठबंधन के इस तरीक़ेकार ने भी इनको नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक एक विधानसभा सीट पर इनके 5-5 उम्मीदवार 10-10 उम्मीदवार पूरी तैयारी कर रहे थे। उनका नाम था, वो पैसा लेकर तेजस्वी यादव के या कांग्रेस लीडरों के घर के बाहर खड़े थे और उनकी टिकट का फैसला नहीं हो पा रहा था और आखिरी वक्त पर किसी एक का फैसला हुआ, किसी का नहीं हुआ। जिसका ग्राउंड पर वर्क था, जिसने पूरा केडर खड़ा कर रखा था, उसको टिकट नहीं मिला। टिकट उसको मिल गया जिसका ग्राउंड पर केडर नहीं था, ग्राउंड पर जिसके वर्कर्स मौजूद नहीं थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब टिकट मिला तो जिस कैंडिडेट को टिकट मिला वो अपनी नई टीम नहीं बना सका, अपनी सोशल मीडिया की टीम नहीं बना सका, अपने वर्करों को इकट्ठा नहीं कर सका। उसके अलावा ग्राउंड पर पहले से जिसका केडर मौजूद था, जिसका वर्क मौजूद था, उन्होंने अंदरूने खाना आरजेडी के खिलाफ कैंपेन किया, आरजेडी के उम्मीदवार को हराने का काम किया। कुछ जगहों पर तो आरजेडी के दावेदार उम्मीदवारों ने बाज़ाब्ता बगावत कर दी, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का फैसला किया, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर उन लोगों ने अंदर से आरजेडी के उम्मीदवार को हराने का काम किया और उसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी का उम्मीदवार हार गया, क्योंकि ग्राउंड पर उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसके वर्कर्स उसके साथ नहीं रहे और जो पेड वर्कर थे, जो 2000-4000 रुपया लेकर गाड़ियों में घूम रहे थे, उस पेड वर्कर से कुछ भी आरजेडी का काम नहीं हो सका। तीसरी बड़ी वजह जो आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस की हार की वजह बनी वो ये थी कि कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग का फैसला बरवक्त नहीं हो सका। इन दोनों में बहुत पहले से बातचीत हो रही थी, मीटिंग का सिलसिला जारी था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव का ऐलान हो गया। पहले फेज के नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख से एक दिन पहले फाइनल फैसला होता है आरजेडी और कांग्रेस में कि कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। और मुझे लगता है कि ये जो फैसला था, ये जो ताख़ीर हुई आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, उसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह से वर्कर्स टूट गए, लोगों को लगा कि ये लोग चुनाव लड़ने के लिए सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ उसके मुकाबले में बीजेपी ने बहुत पहले से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, बीजेपी के उम्मीदवार पहले से ग्राउंड पर मौजूद थे और बीजेपी ने उसी को टिकट दिया जो उसका उम्मीदवार पहले से ग्राउंड पर तैयारी कर रहा था, अपने वर्कर्स बना रहा था, अपना केडर बना रहा था। तो इस बात का भी आरजेडी कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। चौथा नुकसान जो आरजेडी कांग्रेस या कह लीजिए महागठबंधन का हुआ वो एसआईआर की वजह से। बिहार में जब एसआईआर कराया गया तो उस एसआईआर का बायकॉट नहीं किया आरजेडी ने या कांग्रेस ने, इन लोगों ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उसका नतीजा यह हुआ कि 60,000 से ज़्यादा वोटों को काट दिया गया। मैंने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि जो इलाका आरजेडी का है, जिधर आरजेडी का वोट बैंक ज़्यादा है, वहाँ एसआईआर में ज़्यादा लोगों का नाम काटा गया और जहाँ आरजेडी का वोट बैंक कम था वहाँ कम लोगों का नाम काटा गया। मिसाल के तौर पर गोपालगंज में 12% लोगों का नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट से काटा गया। सीमांचल जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है वहाँ भी सबसे ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से काटा गया, यानी कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया मिलाकर के 5 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो नालंदा है वहाँ सिर्फ 3% लोगों का नाम काटा गया। तो इस तरह एसआईआर में आरजेडी का जो इलाका है, आरजेडी का वोट बैंक जहां ज़्यादा है वहां एसआईआर से ज़्यादा नाम काटा गया, दूसरे इलाकों से कम काटा गया। और एसआईआर जब हो रहा था तभी मैंने और बेशुमार एक्सपर्ट ने कहा था कि बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ा खेल कर रही, क्योंकि पहले से कोई मंसूबा नहीं था। अचानक चुनाव से 2 महीना पहले एसआईआर कराने का फैसला होता है और एसआईआर के लिए जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स की शर्त रखी गई थी कि किस डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसमें एक मखसूस जहनियत के लोगों का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, तब भी उसका एसआईआर में नाम शामिल था। और दूसरी तरफ आरजेडी के समर्थक जो लोग थे उनका अगर डॉक्यूमेंट्स था तब भी नाम शामिल हो रहा था, नहीं तो नाम नहीं शामिल किया जा रहा था। इस बात ने भी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया, आरजेडी का ख़तरनाक नुकसान हो गया। और जो पांचवी सबसे बड़ी वजह देखने में आई वो ये कि नीतीश कुमार ने जिस तरह चुनाव से कुछ ही दिनों पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान कर दिया और महिलाओं को 10 हज़ार रुपया मिला भी, उसने भी महिलाओं के वोट को नीतीश कुमार के हक में बढ़ा दिया और आरजेडी के हक में महिलाओं का वोट नहीं आ सका। रिपोर्ट आई है कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले में, यानी फीमेल
ने मेल के मुकाबले में 9% ज़्यादा वोट किया। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि बिहार में महिलाएं कम वोट करती है, मर्द ज़्यादा वोट करते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया और इसका अच्छा खासा फ़र्क पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिल गई और महागठबंधन को महाहार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा एक और चीज़ जो अब तक सामने आई और सामने चीज़ें ये आ रही है कि बिहार में अब लोगों ने मन बना लिया है, मूड बना लिया है कि जो मेहनत करेगा, जो ग्राउंड ज़ीरो से ऊपर उठकर आएगा, जिसके अंदर काबिलियत और लियाकत होगी, उसी को सपोर्ट मिलेगा। अगर कोई चाहता है कि सियासत उसको विरासत में मिल जाए, कोई चाहता है कि उसके घर में सियासी घराने में उसकी परवरिश हुई है और इस बुनियाद पर उसको लोग लीडर मान ले, तो अब इस नज़रिया को भी लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो प्रोपेगेंडा किया गया था तेजस्वी के खिलाफ, उसका भी नुकसान हुआ। उसके अलावा तेजस्वी यादव के खुद आपस में लड़ाई हो जाती है, तेज प्रताप अलग, तेजस्वी अलग, जो सीनियर लीडर थे आरजेडी के वो किनारे कर दिए गए, इसका भी नुकसान हुआ। मुकेश सहनी को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देने का भी नुकसान हुआ और आरजेडी और कांग्रेस में जो आखिर वक्त तक मतभेद रहा, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इधर सीमांचल के इलाके में आरजेडी और महागठबंधन ने ज़्यादा जोर लगा दिया। आम लोगों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से भी कहा जा रहा था आरजेडी को, कांग्रेस को, कि सीमांचल में एआईएमआईएम को बस 6-7 सीटों पर ही मुसलमानों का वोट मिलेगा, उसके अलावा जितनी सीटें हैं वहाँ पर महागठबंधन को ही वोट मिलेगा। सीमांचल के अलावा मिथिलांचल, मगध, तिरहुत और जितना इलाका है उन सब जगहों पर एआईएमआईएम का अगर कोई उम्मीदवार है तब भी उसे वोट नहीं मिलेगा। इसलिए महागठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी उन इलाकों में ज़्यादा फोकस करे, सीमांचल के इलाके में ज़्यादा फोकस ना करे। लेकिन यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की। इकरा हसन को सीमांचल के इलाके में भेजा गया, इमरान प्रतापगढ़ी ने कंटिन्यू वहां रैलियां की और बिरयानी की बातचीत हुई, लुंगी की बातचीत हुई, शेरवानी की बातचीत हुई और एक मैसेज चला गया कि आरजेडी और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है। नन मुस्लिम वोट को हासिल करने की इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैसेज भी जो चला गया, जिसका भी मुझे लगता है कि आरजेडी और महागठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ और महागठबंधन की जो सीटें हैं वो 34 पर आकर महदूद हो गई है। उधर सीमांचल में इस बात की लड़ाई थी कि मुस्लिम वोटों का हकदार कौन है, मुस्लिम क़यादत किसके पास होगी, और एआईएमआईएम ने हैरान कुन तौर पर अमेजिंग 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जिसको एआईएमआईएम को भी तवक्को नहीं थी। और यहाँ पर मुझे कहने दीजिए कि मिल्लत टाइम्स का जो एग्जिट पोल था वो एक तरह से सही साबित हुआ। आखिरी अपडेट मैं आपको दे दूं कि बलरामपुर के बारे में लोग पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एआईएमआईएम की 5 सीटों की जीत को तो कन्फर्म कर दिया है, जिसमें जोकीहाट, कोचाधामन, बहादुरगंज, जोकीहाट और अमौर विधानसभा शामिल है, बैसी भी उसमें शामिल है। लेकिन बलरामपुर की सीट को अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट आ चुकी है। अख्तरुल इमान ने भी कंफर्म कर दिया है, आईएमआईएम ने भी कंफर्म कर दिया है कि आदिल हसन आज़ाद की भी जीत हो चुकी है और मुझे लगता है कि कुछ देर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद कुछ और सीटों के बारे में लोग पूछ रहे हैं, कुछ और सीटों का लोग तस्करा जानना चाहते हैं कि उन सीटों की क्या सूरत हाल है, और उसमें से बाजपट्टी विधानसभा के बारे में भी लोग पूछना चाह रहे हैं कि बाजपट्टी में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। और बाजपट्टी में भी कंटिन्यू यहाँ एनडीए उम्मीदवार रमेश्वर कुमार महतो को लीड हासिल है और मुकेश कुमार 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 30 राउंड में से 29 राउंड की जो काउंटिंग है हो चुकी है और यहाँ पर जन स्वराज के आज़म खान ने भी 6000 वोट हासिल किया है। और अगर मुकेश कुमार की यहाँ पर हार होगी तो वो यही कहेंगे कि जन स्वराज से अगर आज़म खान चुनावी मैदान में ना उतरते, इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर मुन्ना मंसूरी चुनावी मैदान में ना आते तो शायद उनकी जीत हो जाती, क्योंकि मुन्ना मंसूरी को जो 3000 वोट मिला, आज़म खान को जो 6000 वोट मिला, यकीनी तौर पर ये वही वोट है जो मुकेश कुमार को मिलने वाला था। तो बाद में मुकेश कुमार यादव को ज़रूर अफसोस होगा कि हमसे वहाँ पर बड़ी गलती हुई है। बहरहाल मुस्लिम वोट तो एक तरफा तौर पर गया है आरजेडी को, महागठबंधन को, कांग्रेस को, लेकिन यादव का वोट नहीं मिल सका। और इस इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार जो जीत रहे हैं उनकी तादाद 10 से भी कम है। 5 एआईएमआईएम या 6 एआईएमआईएम के जीत रहे हैं, 2 आरजेडी से जीत चुके हैं, एक उसामा शहाब, दूसरे आसिफ अहमद, और
कांग्रेस से कमरुल हुदा को जीत मिली, एक आबिदुर रहमान को भी अररिया से जीत मिल रही है, तो ये कुल 10 हो गए। एक सीट अगर CPI-ML से किसी को जीत मिल जाए तो 11 हो सकती है, तो 10-11 पर ही मुस्लिम MLA इस मरतबा सिमट जाएंगे बिहार असेंबली में।